चलिए आइए दोस्तों, मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो कर रहे हैं और ये डेली करंट अफेयर की क्लासेस हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा करंट अफेयर का क्लासेस अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, रिव्यू करें। आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों को मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो रोज़ होती हैं। ठीक है, सुबह में 6 बजे और शाम को 6 बजे। क्योंकि क्लासेस अभी आपकी ऑफलाइन हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। कुछ दिन के बाद आप लोगों की एज ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप लोगों का फीडबैक के अकॉर्डिंग क्लास हम लाइव भी चालू करेंगे। अगर आप लोगों का फीडबैक ठीक रहा तो क्लासेस लाइव स्टार्टेड होंगी। ठीक है, 6 मॉर्निंग में यानी 6 बजे शाम सुबह में और 6 बजे फिर शाम को। ठीक है, लाइव क्लासेस का शेड्यूल रखा जाएगा आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, आप लोगों की कमेंट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो है चित्रा घोष का जनवरी 2021 में निधन हो गया है। वे किस कॉलेज में राजनीति विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, विभाग की पूर्व है ना प्रमुख थी, किस कॉलेज में? तो वो कॉलेज है आपका लेडी है ना ब्रेबॉर्न कॉलेज। वो कॉलेज है आपका लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में, ये वहाँ पर प्रोफेसर थी। ठीक है, यानी कि जो लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज है वहाँ पर। तो ये सबसे पहली बात, इनका थोड़ा बैकग्राउंड आप जाने तो आपको पता चलेगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना जी की भतीजी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या थी ये? भतीजी। तो चित्रा बोस होना चाहिए था, यहाँ पर चित्रा घोष लिखाया हुआ है। ठीक है, इनका निधन जो है जनवरी 2021 में हो गया। तो चित्रा बोस कोलकाता में लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस विभाग की पूर्व प्रमुख थी। ठीक है, और इन्होंने अपना जीवन शिक्षाविदों को समर्पित किया है और सामाजिक कार्यों और मानवाधिकार, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश AGMUT के साथ किस संवर्ग का विलय किया है? किस संवर्ग का? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सा है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में है ना, जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र ने एक अध्यादेश के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश यानी कैडर कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश AGMUT, ठीक है, के साथ जम्मू कश्मीर कैडर के IAS, IPS और IFS अधिकारियों का विलय कर दिया है। ठीक है, यानी कि उनको मिला दिया है। तो इससे इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में कार्यरत अधिकारियों को तैनात किया जा सकेगा। और राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए अध्यादेश भी ला दिया गया है, यानी कर दिया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों तो बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो वंदे मातरम मिशन के चरण है ना, वंदे मातरम मिशन के चरण 9 को 1 जनवरी 2021 से चालू कर दिया गया है और 1495 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निर्धारित की गई हैं जो कितने देशों से संचालित की जाएंगी। ठीक है, एक मिशन लॉन्च किया गया, वो मिशन है आपका वंदे मातरम मिशन। ठीक है, वंदे मातरम मिशन चरण 9 को 1 जनवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया था, चालू किया गया था, जिसके तहत 1495 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निर्धारण किया गया था। ये जो 1495 ठीक है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो कितने देशों से संचालित की जाएंगी मेरे दोस्तों? तो वो है 24, यानी कि 24 देशों से ये संचालित की जाएंगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं वंदे मातरम मिशन के चरण 9 की 1 जनवरी 2021 से चालू किया गया। 1495 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निर्धारित की गई हैं जो 24 देशों से संचालित की जाएंगी और यह 2.8 लोग है ना लाख लोगों की वापसी की सुविधा देगा, यानी कि 2.8 लाख लोगों को ये रिटर्न लेकर के आएगा, उसकी ये एक फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करेगा। और विश्व के सबसे बड़े है ना प्रत्यावर्तन
अभ्यास वंदे मातरम मिशन ने मई 2020 से 44.7 लाख से भी अधिक लोगों का वापस लाया गया है इसी मिशन के दौरान। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत, कहाँ के, तो भारत के उत्तर पूर्व में, है ना, अपनी उपस्थिति यानी अपनी प्रेजेंस और अपना सहयोग, ठीक है, अपना सहयोग बढ़ाने के तहत इजराइल ने उस क्षेत्र में, है ना, इजराइल ने उस क्षेत्र में एक मानद कौंसल नियुक्त किया है। किसने? इजराइल ने। कहां पर? तो उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और अपना सहयोग मतलब अपना पार्टिसिपेंट्स बढ़ाने के लिए, जो किस राज्य में स्थित होगा, वो आपका किस राज्य में स्थित होगा बच्चों दोस्तों? तो वो आपका होगा आसाम में। कहाँ स्थित होगा वो? आसाम में। तो आप देख पा रहे हैं आसाम। तो भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के लिए के प्रयास के तहत इजराइल ने उस क्षेत्र में एक मानद कौंसल नियुक्त किया है जो आसाम में स्थित होगा। और भारत में इजराइल के दूतावास ने, है ना, जयश्री दास वर्मा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों पर अधिकार क्षेत्र के, है ना, अधिकतर क्षेत्र के रूप में, यानी अधिकार क्षेत्र के रूप में, ठीक है, मानद कौंसल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो असम के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। वहाँ पर जिलों की संख्या है कितनी? 33 दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो माधव सिंह सोलंकी का जनवरी 2021 में क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। और यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ये राजनीति से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? राजनीति। और ये कांग्रेस के नेता थे, राजनीति से संबंधित थे। और ये किस पार्टी के नेता थे? तो ये कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। जून 1991 से मार्च 1992 तक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और विदेशी मंत्री के रूप में कार्य करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी का जनवरी 2021 में क्या हो गया मेरे दोस्तों? निधन हो गया है। ठीक है, तो सोलंकी गुजरात से, है ना, राज्यसभा के 2 बार के सांसद रहे हैं, यानी गुजरात से वो 2 बार के जो है सांसद रह चुके थे। और वे नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे थे। बाद में नरेंद्र मोदी जी आए, पहले जो थे आपके सोलंकी जो थे वो गुजरात में सबसे लंबे पदभार उन्होंने मुख्यमंत्री का संभाला था दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर ओवर नोज, ठीक है, किसने लिखी है? राइट अंडर ओवर नोज ये किसने लिखी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये बुक लिखी गई है किसने? आर गिरिधरन ने ये बुक लिखी है। किसने लिखी है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आर गिरिधरन ने लिखी है। ये कौन है आर गिरिधरन? तो आरबीआई के एक महाप्रबंधक हैं। ये आरबीआई के कहाँ एक महाप्रबंधक हैं। ठीक है, आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर नोवर नोज लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया था। उन्होंने कहानी को नागपुर में सेट किया क्योंकि वे इस टियर 2 भारतीय शहर के बारे में लिखना चाहते थे। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि किस बैंक ने संस्थान के परिसर में एक नवाचार केंद्र, है ना, संस्थान के परिसर में एक नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ गठबंधन की घोषणा की है? किस बैंक ने? ठीक है, किस बैंक ने ऐसा किया है? तो वो बैंक है आपकी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है मेरे प्यारे दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान के परिसर में एक नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ संबंध की घोषणा की है। तो पीएनबी और आईआईटी कानपुर चुनौतियों का समाधान करने और बीएफएसआई में अवसरों का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए एक वाहन रूप में, ठीक है, फिटनेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करेंगे। और पंजाब नेशनल बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक आपातकालीन क्रेडिट लाइन खोली थी ताकि मई 2020 में कोरोना वायरस संकट के बीच
सरलता से मुद्दों से निपटाना, है ना, निपटने वालों को मदद मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर ने, है ना, नदी में अनुपचारित मल के निर्वहन को यमुना नदी में बहने से रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है? निम्न में से किस शहर ने? आप जानते हैं यमुना नदी सबसे ज्यादा गंदी कहाँ रहती है मेरे दोस्तों? वो सबसे ज्यादा गंदी है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होना चाहिए था? दिल्ली होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली जो है वो सरकार ने, यानी दिल्ली सरकार ने नदी में अनुपचारित मल के निर्वाह को यमुना नदी में बहने से रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित योजना दिल्ली जल बोर्ड यानी डीडीए और नगर निगमों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को रखती है, और ताकि नदी में अनुपयोगी अपशिष्ट के निर्वासन को रोका जा सके। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो एक थोड़ी सी बात और यहाँ लिखी गई है हरियाणा और यूपी के बारे में, आप थोड़े जान लें। तो हरियाणा और यूपी से यमुना में प्रवेश करने वाले अनुपयोगी सीवेज ने कई बार नदी के पानी में अमोनिया के स्तर को वृद्धि के कारण, है ना, राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति को प्रभावित किया हुआ है। यानी हरियाणा और यूपी में जो अनुपयोगी सीवेज चीजें बहाई जाती हैं उसके कारण यमुना नदी में अमोनिया की स्थिति, यानी अमोनिया का जो लेवल था वो इंक्रीज हुआ, उस लेवल ने यमुना नदी को प्रभावित किया, और उस प्रभावित नदी के कारण, ठीक है, राजधानी यानी दिल्ली में पेयजल की जो आपूर्ति हो गई थी, मतलब वहां पर पानी पीने के लिए बहुत कम मिला लोगों को। ठीक है, तो योजना के अनुसार यूपी सिंचाई विभाग को, है ना, ओखला बैराज में 31 मार्च तक जलकुंभी हटाने का काम सौंपा गया है दोस्तों। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो किस शहर के एक सरकारी स्कूल के दो छात्रों ने, है ना, किस शहर के एक सरकारी स्कूल के दो छात्रों ने जिप्सम चौक के लिए एक अभिनव जैविक प्रतिस्थापन, है ना, पेश किया है? एक जैविक खाद बनाई उन लोगों ने जिप्सम चौक से। ठीक है, तो वो कौन सा शहर है? वो है मेरे प्यारे दोस्तों हैदराबाद। कौन सा शहर है वो? हैदराबाद। हैदराबाद के एक स्कूल के बच्चों ने, हैदराबाद के एक स्कूल के बच्चों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। तो हैदराबाद के एक, है ना, आदिलाबाद के एक सरकारी स्कूल के दो छात्रों ने, वो कहाँ का छात्र हैं? वो आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के छात्रों ने जिप्सम चौक के लिए एक अभिनव जैविक प्रतिस्थापक, है ना, विकसित किया है। बंगारी गुड्डा, है ना, अलीदाबाद में तेलंगाना स्टेट मॉडल स्कूल, है ना, तेलंगाना स्टेट मॉडल स्कूल के छात्रों, है ना, पी हर्षित वर्मा और एक का नाम है के रुद्र ने इस जैविक पदार्थ को बनाया है। तो इन चौक को बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे चावल का आटा, प्राकृतिक मिट्टी और आवश्यक तेलों का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जनवरी 2021 में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? यानी जनवरी 2021 में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? तो वो कौन व्यक्ति है मेरे दोस्तों? वे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। कौन है वो? प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या किया है? एक डिजिटल कैलेंडर और एक डायरी को लॉन्च किया है। कब? जनवरी 2021 में। आइए थोड़ी जानकारी इनके बारे में लेते हैं। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, है ना, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? वो है प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने क्या किया है कि भारत के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। ये 8 जनवरी 2021 को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक समारोह में श्री जावड़ेकर ने कैलेंडर और डायरी के एंड्रॉयड और iOS मोबाइल अनुप्रयोग का अनावरण किया। ठीक है, यह ऐप मुफ्त है और 15 जनवरी 2021 से 11 भाषाओं में उपलब्ध भी हो जाएगा। 15 जनवरी 2021 से इस ऐप में 11 भाषाओं में ये उपलब्ध होगा। जिसको हिंदी आती हिंदी, इंग्लिश आती इंग्लिश, उर्दू आती उर्दू, जो 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके। आप लोगों की कमेंट ही जो है हम लोगों को फीडबैक का कारण बनता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और जल्द से जल्द आप बताएं कि लाइव क्लासेस हमको कब स्टार्ट करनी है, तो हम लोग लाइव क्लासेस भी जो है करंट अफेयर की स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।